हेलो दोस्तों, तो आज अपन लोग लेकर जाने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल को। पर क्या है, बोर ने बहुत पढ़ाई की। जैसे कि इससे पहले जब हमने वेव्स पढ़ा और हमने जाना कि एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, तो वो वाला पार्ट भी बोर यूज़ करेगा। और साथ ही साथ कुछ और ऐसी फोर्सेस जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जिसमें से एक फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो चार्जेस के बीच में होती है। क्या तुम्हें पता है कि इस फोर्स के बारे में? अनुज मालूम है क्या क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं पता, बट जस्ट फोर्स ऐसे बॉन्डिंग फ्रिक्शन की और थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है, इतना पता है। अच्छा, ये तेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला मालूम है? हाँ, GMM/r²। बिल्कुल, जैसा वहाँ का फॉर्मूला है वैसा ही दो चार्जेस के बीच का फॉर्मूला है। पहले वही बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पर जो लेकर आ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली ये जो फोर्स होती है ये चार्जेस के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? चार्जेस के बीच में। लेकिन चार्ज से पहले पहले मास वाला कंसेप्ट सीख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल वैसी ही फोर्स है। देख सोच, मेरे पास एक मास है m1 और एक मास है m2, और इन दोनों मासेस के बीच में एक बेसिकली मेरे पास डिस्टेंस है यहाँ पे r। m1 वाला क्या कहता था कि जितना ज़्यादा m2 का मास होगा वो मुझे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो ये कहता था यार m1, जैसे अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो m1 वाला कह रहा है यार जितना ज़्यादा m2 उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और जितना दूर उतना कम कर रहा है, जितना पास उतना ज़्यादा कर रहा है। यस, लेकिन ये कहानी इधर नहीं, m2 भी यही कह रहा है कि m1 का मास जितना ज़्यादा वो मुझे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और जितना दूर उतना कम। तो पता है यहां से अपने पास आती थी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आप m1 m2 अपॉन r² कह देते थे। प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता था और बन जाता था gm1 m2 अपॉन r²। ठीक है, सेम टू सेम ऐसी ही फोर्सेस चार्जेस के बीच में होंगे, क्योंकि अभी क्या होगा, बोर वो सारी चीज़ों को दूर करेगा जहाँ रदरफोर्ड फंस गया था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या है, अंदर चला जाएगा, जब न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्सेस अपने आप को बैलेंस कैसे कर रही हैं इसे बताएगा ये। पहले क्या करते हैं, चार्जेस के बीच की फोर्सेस जान लेते हैं। ये देख मेरे भाई, यहाँ पर मैंने एक चार्ज बनाया, ये चार्ज है Q1, और एक दूसरा चार्ज ले लिया जो कि चार्ज है क्या, Q2, और इन दोनों के बीच में अपन ने ये ले लिया R। तो अब मैं क्या बोलूँगा, जो Q1 है, देख हम भी जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट नहीं रिपेल, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है कैसे मालूम पड़ेगा, तो ऐसे पता चलेगा। ये Q1 क्या कह रहा है, अरे यार जितना ज़्यादा ये Q2 है उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है जो भी, और जितना ज़्यादा दूर है उतना कम इसका इम्पैक्ट होता है। सेम चीज़ कौन कह रहा है? तो सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है Q1 Q2 अपॉन r²। कांस्टेंट यहां भी आ जाता है, इस कांस्टेंट की एक वैल्यू भी होती है 9 × 10⁻⁹, वो बाद में लिख लेंगे जो भी होगा। तो अब मुझे आज है ना एक चीज का फॉर्मूला मालूम पड़ा, जिसे मैं क्या नाम देता हूं बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। बेसिकली क्या, बोर पे जाने से पहले बोर के कुछ मैथमेटिकल चीज़ें और सीख रहे हैं जाने से पहले। ठीक है सर, ये मेरे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यार एक फोर्स और होती है जिसके बारे में तूने कभी सुना है बेटा, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से बाहर की तरफ। और क्या उसका फॉर्मूला होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐसे समझ, जैसे मैंने मान लिया कि कोई भी एक जैसे एक पत्थर को लिया तूने, और पत्थर को लेकर तू ऐसे 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 करके यूँ घुमाए, तो एक तुझे पता है कि एक फोर्स लगती है बाहर की साइड, जिसको हम कौन सी फोर्स कहते हैं बता? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। समझ रहा है बात को? तो ये पत्थर को लिया और एकदम से तू और तेजी से घुमा देगा ना, तो वो लेकर बाहर ही गिर जाएगा। जैसे अपन कई बार जाते हैं, कोई घुमावदार रास्ते होते हैं,
तो वहाँ पर एक लिमिट के ऊपर जाने पे तड़क से ऐसे पलट जाती है, तो एक फोर्स बाहर की साइड लगती है जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। और अंदर वाली को कहते हैं कौन सी, सेंट्रीपीटल। पीटल को ऐसे भी याद रखते हैं, पास माने पीटल और दूर माने फ्यूगल। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से सुनियो, कहानी को इधर लेके आता हूँ मैं। और ये जो फोर्स होती है ना सेंट्रीफ्यूगल, इसका फॉर्मूला होता है mv² r। ठीक है, दो फॉर्मूले हो चुके हैं मेरे पास। अब मैं आता हूँ बोर एटॉमिक मॉडल पे। एक तो मैंने सीख लिया आज क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक दूसरा फॉर्मूला जान लिया क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हालांकि ये सारे फॉर्मूले आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन क्या अभी यूज आएगा, है ना। बोर भी तो अपने फिजिक्स जानते थे और उन्होंने अपने पूरे मॉडल के अंदर डाला ये, तो उन्होंने वो जो जानते थे उन चीज़ों को पहले बस हमको जानना था। शुरू करते हैं उनका एटॉमिक मॉडल। देखिए भाई, बोर के मॉडल में और जो रदरफोर्ड के मॉडल में एक मेजर अंतर जो तुम्हें दिखेगा, अच्छा तुम खुद बताओ तुम्हें क्या अंतर दिख रहा है इनके मॉडल में और पुराने वाले मॉडल में। सर्कुलर पाथ है, उधर भी था, न्यूक्लियस है, उधर भी था, क्या अंतर दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर भी घूम रहे हैं, उधर भी घूम रहे थे। फिर ये मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल अलग कैसे हुए। अच्छा ये बता, रदरफोर्ड के मॉडल में कितने शेल थे। शेल्स कितने थे, न्यूक्लियस था और वो तो कह रहा था कि घूम रहा था, लेकिन कितने शेल थे, एक। जबकि इसके हिसाब से देयर आर मेनी शेल्स। अरे भाई उसमें एक पंगा था, अगर सोच एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को तू भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा तो उनके बीच में होगा रिपल्शन, जिसकी वजह से रेडियस ऑफ शेल कभी भी फिक्स्ड नहीं रह सकती। तो दो फोर्सेस जो अगर लग भी रही होंगी तो वो एक दूसरे को कभी भी बैलेंस आउट, लेकिन इनके हिसाब से देयर आर मेनी शेल्स, इनके हिसाब से देयर आर मेनी शेल, और शेल्स के नाम भी हैं KLMNOP इस तरीके से। तो बोला एक जो भी एटम है उसमें कई सारे शेल्स हैं और उस शेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी लिमिटेड ही है। हालांकि ये जो मॉडल था दिस इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मैं समझाता हूँ पूरे मॉडल को। तो पहली बात, इनके हिसाब से देयर आर मेनी शेल्स। अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का घर है पहला शेल, तो वो उसकी क्या हुई, ग्राउंड स्टेट हुई, है ना। थोड़ी देर बाद ही करूँगा मैं उसे। तो वो उसकी क्या हुई, ग्राउंड स्टेट हुई हाइड्रोजन की। अब मैंने क्या किया, उसको एनर्जी दिया, तो एनर्जी देके वो एक्साइट होके किसी और शेल में जाएगा, तो उसकी एक्साइटेड स्टेट हुई। तो पहली स्टेट का नाम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दूसरी का सेकेंड, थर्ड एंड गोज ऑन। आओ जरा मॉडल को जान लेते हैं यार, है ना, चिंता ना करो, बहुत आसान मॉडल है। तो पहली बात तो ये देखो कि ये है ना अपने मॉडल के साथ एक डिस्क्लेमर देकर जा रहे हैं। जैसे आपके कई बार ऐसे लिखा रहता है ना, सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना, या फिर स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ऐसे ही इन्होंने पहले दे दिया कि देखो भैया मेरा मॉडल है ना सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। मॉडल वो किसी के लिए भी देखे जा सकता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव हुआ वो सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ही ये प्रूव कर पाए। तो दिस मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कहने का मतलब ये है दोज हु आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ ये होता है कि जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है 1, तो मान लो हाइड्रोजन तो अकेला आ गया। अब लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, तो उसमें से एक निकालूंगा तब जाके ये मॉडल वैलिड होगा और तब सारे फॉर्मूले लगेंगे। लिथियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब वैलिड होगा, बेरिलियम से जब 3 निकालूंगा तब जाके वैलिड होगा, एंड गोज ऑन। आ रही बात समझ में यानी। तो पहली बात तो ये डिस्क्लेमर है। अब इनके हिसाब से क्या कहानी है, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ सर, ये तो बोर भी देखे गया, लेकिन इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा उसकी रेडियस फिक्स है भाई। जैसे अर्थ अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो ऑर्बिट फिक्स है जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रही है। जहां सेंट्रीपीटल फोर्स, देखो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की साइड लग रही है, सेंट्रीपीटल अंदर की साइड लग रही है, तो वो सेंट्रीपीटल कौन दे रहा है, दैट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आओ जरा कहानी को इधर लेकर आता हूं। जैसे बेटा मेरे पास ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बना देता हूं बढ़िया सा। किस कलर से बनाऊं बता न्यूक्लियस,
ये वाला लाइट वाला डार्क वाला, मस्त एकदम। ये ले, ये बन गया अपना पास न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में कौन रहते हैं बता? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज रहता है? तो पूरा चार्ज किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से होगा। और बाहर कौन घूम रहा है हमारा? इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होएगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर। और कितने प्रोटॉन होंगे ये क्या बताता है? एटॉमिक नंबर या मास नंबर? एटॉमिक नंबर, जिसे मैं किससे डिनोट करता हूँ? जेड से। तो लेट से मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेड इंटू ई, बोल दूं तो कोई गुनाह हो गया क्या? सही है ना। और अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसके बराबर है? ई मतलब कौन था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही था ना, उतना ही प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? ई है। इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस बना दें, ये आर डिस्टेंस दे देते हैं। आज बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब देखो ये अर्थ वाले मॉडल से ये अपना पूरा रिलेट हो जाएगा। ये ऐसे गोल 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 बेचारा चक्कर काट रहा है। इस पे चार्ज है ई, इस पे चार्ज है जेड ई। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होएगा, क्योंकि इस पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, और इस पे कौन सा होता है? नेगेटिव। तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना जी। और बाहर एक फोर्स लग रही होगी जिसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है? सर अंदर वाली फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अरे निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? के Q1 की वैल्यू क्या है बेटा? इसकी वैल्यू क्या है? अपॉन आर स्क्वायर। तो बोलो क्या आया? के जेड ई स्क्वायर अपॉन विच इज इक्वल टू। तो इनका कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसमें ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही हो? एक दूसरे को बैलेंस कर रही हो। कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारे पास आया ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। और ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, एक ऑर्बिट नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, क्योंकि दोनों फोर्सेस ने अपने आप को क्या कर रखा है? बैलेंस आउट कर रखा है। एक शेल नहीं है, देयर आर मेनी शेल। अगर इस शेल का नाम मैं के दूंगा तो इसके बाद वाले का नाम मैं एल दूंगा, उसके बाद वाले का नाम मैं एम दूंगा, उसके बाद वाले का नाम मैं एन दूंगा, एंड गोज ऑन। इस तरीके से मेरे पास पूरे जो भी मेरे शेल्स हैं उसका डेटा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो हमने ये समझा कि यार देयर आर मेनी शेल्स, के एल एम एन, इस तरह से गोज ऑन। और वही शेल में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिसमें ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हो? बैलेंस आउट कर रही हो। ठीक है। इस स्टेटमेंट को जरा पढ़ते हैं वापस से। तो स्टेटमेंट क्या कहता है भाई? स्टेटमेंट कहता है देयर आर मैनी ऑर्बिट्स, देयर आर मैनी ऑर्बिट के एल एम एन इन विच इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। यहाँ पर कई सारे ऑर्बिट्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। एंड दीज ऑर्बिट आर नोन एज, कौन से ऑर्बिट? स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इन ऑर्बिट्स को हम कौन सा ऑर्बिट कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी मतलब वो ऑर्बिट जिसके अंदर एनर्जी रेडिएट ना करे। ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जो पहली स्टेट है उसका नाम क्या है? ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद वाले शेल्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे? एक्साइटेड वन। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आती है। एक और चीज ये देकर गए, इसका ये मैथमेटिकल कोई प्रूव नहीं देखे गए, एक्सपेरिमेंटली जब इन्होंने एनर्जी की वैल्यू निकाली तो उस एनर्जी की वैल्यू से चीज़ों को बस सेटिस्फाई कर पाए। तो अब वो क्या था, वो वाला बात समझता हूँ। इन्होंने ये बोला कि सिर्फ वही ऑर्बिट अलाउड होंगे जिसके अंदर m इंटू वी इंटू आर, क्या है? m इंटू वी इंटू आर, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे। सर ये m इंटू वी इंटू आर क्या है? m का मतलब है मास, v का मतलब है वेलोसिटी, और r का मतलब क्या है? रेडियस। और इस चीज को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या नाम देते हैं? एंगुलर मोमेंटम। यार अनुज मैं तेरे से ये बोलता हूँ, तूने कभी डेथ वेल देखा है? डेथ वेल, मौत का कुआं, उसके अंदर बाइकर ऐसे घूमता है, वो कभी गिरता नहीं है, पता क्या? तुझे क्या लगता है वो बहुत टफ काम होता होगा या बहुत इजी होता होगा?
वो पता है एक फिजिक्स की ही चीज़ से क्या होता है, वहाँ पर ये देख लिया जाता है कि एक ऐसा मास, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन है जिस मल्टीप्लिकेशन में दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस आउट कर रही हैं। तो वही जो मल्टीप्लिकेशन है, उस मल्टीप्लिकेशन को अगर तुम रखोगे तो फिर बंदा है ना गिरेगा नहीं। तो क्या तू गया, तेरा मास देख लिया, बाइक का मास उसके पास ऑलरेडी था, वेलोसिटी थी, रेडियस है ना, वेलोसिटी उसी हिसाब से कर दी, रेडियस डेथ वेल की थी, फिक्स कर दिया, तो घूमता रहेगा। कई कई घुमावदार रास्ते में जाते हैं अपन, जैसे कि हिल स्टेशन जा, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये लिखा होता है हिल स्टेशन पे कि यार कार की स्पीड ये रखना, बाइक की स्पीड ये रखना, ट्रक की स्पीड ये रखना, उससे ज़्यादा स्पीड करोगे पलट जाओगे। वो क्या होता है, यही होता है, सबका मास अलग अलग है तो हर मास के लिए वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, ठीक है, रेडियस फिक्स्ड है। तो वो मास और वेलोसिटी जो होता है ना, इसको कहते हैं मास वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन को मोमेंटम, ठीक है। और ये इस एंगल पे घूम रहा है, नाम क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। तो बोलते हैं एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होगा जिसमें दो फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही होती है, उसमें तो आप घूम सकते हो, उससे ऊपर गए तो फिर झटक जाओगे। तो इसने भी यही बोला कि m इंटू वी इंटू आर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो फिक्स्ड होगा और वो होगा n इंटू एच अपॉन 2 पाई। सवाल ये आता है सर ये h अपॉन 2 पाई क्या है, तो h की वैल्यू हम लोग जानते हैं प्लैंक्स के टाइम पे 6.6 इंटू -34 जूल सेकेंड। 2 पता है, पाई पता है। सर n क्या है, n का मतलब है शेल नंबर, तो हर एक शेल के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज होगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसी। सर ये फॉर्मूला आया किधर से, मेरे प्यारे दोस्त, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसका प्रूफ ये नहीं दे पाए, इसका प्रूफ दे पाएगा डी ब्रॉगली। इनका कहना तो ये था कि मैंने क्या है कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम्स, वो निकाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, उन एक्सपेरिमेंट से एनर्जी का डेटा करा और फिर देखा कि यही इक्वेशन जाकर उसको सेटिस्फाई कर रही थी। तो फिलहाल के लिए तो अपन इनका फॉर्मूला ये मान के चलते हैं ये थ्रू दी एक्सपेरिमेंट आया, बट लेटर ऑन अपन इसको मैथमेटिकली भी ड्राइव करेंगे इन दी डी ब्रॉगली कंसेप्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओनली दोज ऑर्बिट, सिर्फ वही ऑर्बिट अलाउड होंगे जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या है, एमवीआर क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ सम नंबर। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ करके आएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये वाला एक लिख ले। अब अपन थोड़ी थोड़ी से पहले तो इसके ऊपर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। तो बंद करना था। तो सिर्फ वही ऑर्बिट अपने परमिसिबल हैं जिसके अंदर क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज, मतलब एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, राइट। अब छोटे छोटे से पहले तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ले दे के आपके पास 2 पॉइंट्स आए, बोलो 2 कौन कौन से पॉइंट्स आए। पहला तो ये आया कि भैया देखो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अभी ये सेटिस्फाई भी कर गया कि देखो यार इसलिए घूम पा रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो पहला तो कंक्लूजन ये आया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा कंक्लूजन क्या आया बताओ मेरे पास, दूसरा कंक्लूजन ये आया कि भैया देखो m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये है बोर की खोज, ठीक है। अब इसको वो चेंज कर करके रेडियस, वेलोसिटी, पूरी दुनिया भर की चीजें निकाल लिया। पर फिलहाल तो एक आध छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये पी सब शेल नहीं है, ना ही पी ऑर्बिटल है, ये पी शेल है। तो कैसे होगा भाई, पहला वाला कौन था बताओ, के। या हाइड्रोजन के लिए घर, एल एम एन ओ पी। शेल नंबर 1 2 3 4 5 6। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एबीसीडी आनी चाहिए थी, है ना। एबीसीडी आ जाती तो कर पाता था। तो देख मेरे पास क्या था, m इंटू वी इंटू आर, इसी को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई। n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 6 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये कट गया, ये कितना हो गया 3। अरे हाँ, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। अरे ऐसे आते हैं, ऐसे भी आए हुए हैं जेई में, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है इनमें से,
1 के लिए, क्योंकि 1 वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 and 3 both. और 3 वाला कितना है यार? 3 पे तो 0 ही हो गए, ये हीलियम के पास 2 है, तो सिर्फ इसी के लिए वैलिड है इन सब में से, क्योंकि हमने क्या सीखा कि बोर एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बाकियों के लिए वो एक्सपेरिमेंटली अपने आप को समझा नहीं पाया। समझ गए कि नहीं समझे? चलो भाई ये बताओ, ऑप्शन ए सिंपल। अरे क्या सोचना, ये है 1 इलेक्ट्रॉन, 3 × H/2π, सॉल्व। बहुत आसान और इजी था, है ना? अभी लेके आएंगे अभी। अब इन्हीं 2 फॉर्मूले से अपन मिला मिला के पूरी दुनिया जान के सारे फॉर्मूले कर लें। पर एक और ऐसे ही इजी क्वेश्चन, ये बताओ, So D option. यस डी, हाँ डी ऑप्शन। तो 5H/2π और डिवाइड किया कितना हो गया? 2.5H/π। तो भाई ये तो मेरे को समझ में आया। अब क्या है, बोर क्या करता है, सब कुछ निकाल के जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले निकालेगा रेडियस। यही वो था जो मैंने डी ब्रोगली में तब यूज़ किया था, तब तूने जस्ट मुझसे फार्मूला मांगा था, फिर सॉल्व किया था। आज वो फार्मूले सारे ट्राई होंगे। तो बोलता है रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। ठीक है, किसी भी मतलब ऑर्बिट के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस निकालने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन इसका मेन था, तो हाइड्रोजन के लिए तो बोर रेडियस नाम दे देगा, बाकी हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ले देखिए, इसके पास 2 फॉर्मूले हैं। अनुज एक बार रिवाइज कराएगा, कौन सा था? एक तो था MVr/2π और दूसरा क्या था बेटा? KZe²। यही 2 फॉर्मूले आए थे और बात भी यही कह के गया बंदा। ठीक है सर, तो पता है क्या करता हूँ, मेरे को अगर रेडियस निकालनी है तो मैं इधर से वेलोसिटी ऐसे लिख लेता हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? n/h/2πmr। आ गया? अब इसको लूँ और इधर जाके चिपका दूँ, हाँ या ना? तो देखो क्या है कि m/n/h/2πmr होल स्क्वायर अपॉन r। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये r से तो ये r कट गया। ठीक है गुरु, अब क्या मैं ये नहीं लिख सकता इसी पर्टिकुलर चीज को? KZe² अपॉन r इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई n² h² अपॉन 4π² m² r²। यस और नो बेटा? और लिख सकता हूं तो ये r से ये r भी कट गया। अब इस r को उधर पहुंचा दिया, r गया उधर। अब बताते जाना यहाँ क्या क्या बच रहा है। ठीक है, ये भी मास कट गया एक और। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच रहा है पता? एक तो n², इसको अलग रंग से लिखूंगा बस, n² को, पता चल जाएगा क्यों। h², और बेटा नीचे क्या क्या बच रहा है बताओ? 4π², ऊपर का k भी आ गया, m बच रहा है राइट, ऊपर का k आ गया, और क्या आ गया? z भी आ गया और e² भी आ गया राइट। z को मैंने वापस अलग कलर से लिखा। ऐसा क्यों? देखो साइंटिस्ट लोग ने क्या देखा, बाकी सारी चीजें जितनी भी है वो तो सब कांस्टेंट ही है, सारी की सारी। h भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, e भी स्क्वायर भी। तो साइंटिस्ट लोग ने सब कैलकुलेट कर लिया और उन्होंने डायरेक्ट निकाला r की वैल्यू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला दे दिया? रेडियस का। सब कैलकुलेट कर लिया उन्होंने। तो तुझे भी यही फॉर्मूला याद रखना है। तो सर इतनी बड़ी डेरिवेशन क्यों कराई, डायरेक्ट ही फॉर्मूला बता देते थे? वो इसलिए बेटा कि कई बार एग्जाम में तू भी देखेगा, अपन डीपीपी जो देंगे उसमें इस तरह के भी फॉर्मूले चिपक रहे होंगे और उसमें से तेरे को असली फॉर्मूला पहचान में आना चाहिए। तो तुझे समझ में आना चाहिए कैसे तेरे को अफल चफल करके चीज़ों को बनाना है। एक और बात मेरे भाई,
यहाँ पर ये जो मेरे पास n आया ये शेल नंबर है, n का मतलब क्या है, शेल नंबर, और जो मेरे पास z आया वो क्या है, एटॉमिक नंबर। जब इसी चीज को हाइड्रोजन के लिए निकाला जाए, जब मैं आऊं और इसी चीज को किसके लिए निकालूं बेटा, हाइड्रोजन के लिए, तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन z इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू भी क्या है, 1। फर्स्ट शेल के लिए निकाल रहा हूं, तो उस टाइम पर मैं निकालने गया तो r की वैल्यू क्या आ रही है, 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉन। तो r की वैल्यू आई 0.529। ये जो 0.529 एंगस्ट्रॉन आई है, इसको हम कई बार A0 सिंबल से भी डिनोट करते हैं, और नाम होता है इसका क्या, बोर रेडियस। क्या नाम होता है, नोट कर लें जल्दी से, फटाफट फटाफट एकदम फास्ट, फिर आप इस पे भी क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे अभी अपन ने यहाँ पर रेडियस निकाली, वैसे और भी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रेडियस के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसमें आई हुई जितनी भी इन्वॉल्व टर्म्स हैं वो सब कुछ अपन लोग क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। मेन फॉर्मूला ये है 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉन, इतना याद रखना। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे गुरु। पहले बस सिंपल रेडियस से रिलेटेड। करके दिखा इसे। If a radius of second orbit of lithium 2 plus is x, then find out the radius of first orbit of lithium plus in terms of x. Second orbit, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है पता, 3। अच्छा, क्या तू समझ पा रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ? मैंने बोला R ऑफ लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। दूसरा मैंने बोला कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, कितना आंसर आया तेरा, 0.529, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर अपॉन हीलियम है तो 2। ये जो वैल्यू है इसको x बोला है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर ले, सिर्फ डिवीजन करना है। बताओ, अगर मैं दोनों टर्म्स को डिवाइड करूं तो आप देख पाओगे मैंने 2 को डिवाइड कर दिया किससे, 1 से, तो आप देख पाओगे कि आपके पास आया R ऑफ He प्लस डिवाइडेड बाई x, 0.529 कट गया है ना जी, और ये वैल्यू आई 2 का स्क्वायर मतलब कि ये सॉरी 1 है ना, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 4/3 आया कि नहीं आया, तो आपका 3 ऊपर चला गया और ये आ गया 3/8।
तो R ऑफ हीलियम प्लस विल बी इक्वल टू 3/8x। समझा? ठीक है, चलो अगले सवाल देखते हैं फिर से। ये क्वेश्चन तू जैसे वीडियो में जाके भी देख सकता है। अभी क्या है, मेनली क्वेश्चन लिखना नहीं है, सिर्फ सॉल्विंग करनी है इधर, ताकि समझ में आ सके अपन को कहानी। ये तो करके देखा यार। हीलियम का 1.058। नहीं, ये तो रेशियो निकालना है, वैल्यू भी नहीं निकालनी भाई। रेशियो में ऑलवेज डिवाइड करते हैं। तो यही तो मैं बोल रहा था कि सेकंड कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो मैं आया आर ऑफ हीलियम प्लस 0.529। 0.529 को कैलकुलेशन पर्पस में जेई में 1/2 ले लिया। अगर एक ही है ना, इजी है। और वो भी मत कर यार, अभी तो तू क्यों इतना एफर्ट कर रहा है। तो सेकंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर और अपॉन 2 आ गया, राइट। फिर क्या कहता है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस, दिस इज ऑल्सो 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। और क्योंकि ये बेरिलियम है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बदलो, 4। यार ऐसा मत कर, है ना, वीडियो में नाम आ जाएगा तेरा। तो इधर आए, ठीक है। इनका रेशियो निकालना, दोनों ने डिवाइड करते। रेशियो में तो डिवाइड ही करना होता है ना, वैल्यू क्यों निकालेगा। आर ऑफ बेरिलियम 3 प्लस, दोनों कट गए, यस। तो ये भी देखिए, ये इससे कट गया। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा है, 2/9/4, राइट। तो 8/9 आ गया, यस। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान है। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दी फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और आता हूँ, रुको यार, ये बताओ, if r is the radius of first orbit, then the radius of nth orbit of hydrogen atom is given by। अरे बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट है फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि जिसको मैंने ए नॉट कहा था, देख फर्स्ट ऑर्बिट लिखा आर 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर की वैल्यू 1 है, एंड हाइड्रोजन एटम बोल रहा है 1 है। तो आर किसको बोला है इसने, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर। और सिंस ये हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू क्या होगी 1। तो एक्चुअल में किसके बराबर आ गया, यही था ना मेरे पास। इसको बड़ा आर कह देता हूँ। चलो और देखते हैं, ये वाला करके दिखाओ यार। ये देखो आया हुआ है जेई में। यही होगा पक्का। हाइड्रोजन हैव अ सेम रेडियस एज दैट ऑफ बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाला। तो अगर उसका निकालूं तो 0.529 किसके लिए वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन ए में आया। ऑप्शन ए में आर ऑफ लिथियम 2 प्लस विच इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू क्या बता रहा है बेटे, बोल 2 बोल रहा है। तो एन की वैल्यू बोल रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन जेड। जेड की वैल्यू क्या है एटॉमिक नंबर के अंदर, बता 3। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, नहीं। फिर देखिए बेरिलियम वाला, हाँ। तो आर ऑफ बेरिलियम 3 प्लस विच इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू क्या है बेटा, इसके लिए 4 है, कट गया। तो ये वैल्यू आई 0.529, यस और नो। तो ये दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी। क्या बात समझ में आती है। तो अभी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, हम भी करेंगे अभी क्वेश्चंस को। लेकिन अब क्या करते हैं, ये तो मैंने इसीलिए बताया कि मेनली रेशियो बेस्ड ही होएगा।
तो अब क्या करते हैं, बाकी चीज़ें भी ड्राइव कर लेते हैं, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और फिर सबके मिला के धुआंधार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। तो सर ये वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? तो वेलोसिटी निकालने का बड़ा सिंपल तरीका, ले देके बोर तो यही दो चीजें बोल के गए, एक तो mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और दूसरा क्या देखे गया, kZe स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। हाँ जी, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो r से ये r का कैंसिल कर दें इधर ही। अब सिंस मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो रेडियस को ले जाके डिस्प्लेस करूंगा, तो रेडियस किसके बराबर आया, n इंटू एच अपॉन 2 पाई एम वी, यस और नो। अब इसको ले गया और इसे कहाँ जाके चिपकाया, यहाँ जाके, ये पकड़ा और यहाँ जाके चिपका दूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ जाके चिपकाया तो ये आया kZe स्क्वायर अपॉन n इंटू एच अपॉन 2 पाई एम वी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, यस और नो। अब देखो भाई, इसको टर्म को ऐसे ऊपर ले जाता है ना, यहीं से कटापिटी हो जाएगी, kZe स्क्वायर अपॉन n इंटू एच 2 पाई एम वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, राइट। m से तो m कट गया, v से v कट गया, राइट। डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला दिख रहा है, सब वेरिएबल दिख रहे हैं दो को छोड़कर, एक तो यहाँ पर z आ रहा है जिसको मैं अलग कलर से लिख दूँ, और एक यहाँ पर कौन आ रहा है, n आ रहा है जिसको मैं अलग कलर से लिख दूँ, राइट। बाकी सब कांस्टेंट है। साइंटिस्ट लोग का क्या काम है, सारे कांस्टेंट को लेके कैलकुलेट कर लिया। बोले वेलोसिटी इज इक्वल टू आ रहा है 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ZYN मीटर पर सेकेंड, बात खत्म, यस। तो अभी क्या होगा, अपने पास जब क्वेश्चंस आएंगे तो वेलोसिटी के रेशियोज और ये सब करें। पता है तुझे, इसके ऊपर क्वेश्चन एडवांस में भी आए हुए हैं, और इस साल भी एडवांस में काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आया था, मेंस में रेडियस वाला आया था, उससे पहले 2019 में सिर्फ फॉर्मूलेज पे पूछा गया एडवांस में। और जानता है क्यों, क्योंकि बच्चे हैं ना, ये ZYN, NYZ और ये सब n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं, और वो सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के क्वेश्चन में दे देता है। तो मेन पार्ट क्या होगा इसका, इसके ये जो फॉर्मूले होंगे 3-4, वो एकदम से अच्छे से मगअप करने होंगे, जो कि अपन लेक्चर के दौरान भी पूछते रहेंगे। डन 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 डन। तो आज इसकी डीपीपी भी पूरी सॉल्व करनी है, जो अभी दूंगा। हटा दूँ इसे। अच्छा, जैसे मेरे पास वेलोसिटी हुआ वैसे ही मैं किसके पास आ जाऊँ, टाइम पीरियड। अब तुम सब जानते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मानते हो। अब एक इलेक्ट्रॉन कितना घूमेगा, 2 पाई आर, और स्पीड क्या था, v। तो देख r की वैल्यू किसके बराबर है, 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर बाई जेड, और यहाँ पे आ रहा था एंगस्ट्रॉन, जिसे मीटर में रखूं तो 10⁻⁻² आ गया, क्योंकि जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 2.1 इंटू 10⁻6 इंटू किसके बराबर आया था बेटा, Z/n। n ऊपर चला गया, z नीचे आ गया, तो एक तो रिलेशन ये मिल गया, n³/z², राइट। देख ये 2 से लगभग इस 2 को काट ले, ये 0.5 है और ये 3.14 है, तो लगभग बचा 1.5, और वो एग्जैक्टली भी इतना ही आता है। अब ये देख, ये 10⁻10 है और ये 6 नीचे है, तो ये बन जाएगा 10⁻, और ये आ जाएगा अपना किसमें, सेकेंड में, क्योंकि मीटर पर सेकेंड थी और ये मीटर में था, तो मीटर मीटर कट गए और किसमें आ गया, सेकेंड के अंदर। जैसे मेरे पास टाइम पीरियड आ गया, और वैसे ही मेरे पास फाइनल फॉर्मूला है इसका, किसका, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, सिंस ये 3/2 है, राइट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3। ये 10⁻⁻16 है, तुम जानते हो ना फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/t, ठीक है। तो ये 10⁻⁻16 है, तो ये हो जाएगा 10⁻16 Z² अपॉन n³। अगेन अब की बार हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, या फिर आप इसे, यस हो गए।
ये भी लिख ले, चारों फॉर्मूले के एक जगह समेटते हैं, सारे लिखेंगे और फिर अब करते हैं इसके ऊपर आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल वो सारे। एक बार नोट कर ले। हो गया, चलो सर। तो मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं, चारों फॉर्मूलों को पहले एक जगह इधर लिख दूं। पहला R 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। दूसरा वेलोसिटी क्या है 2.1 इंटू 10⁻⁶, फिर क्या था पता, जेड बाई एन, और ये मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्या था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसके बराबर था 1.5 इंटू 10⁻⁻16 एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में थी सेकेंड में। और चौथा कौन था फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू 2/3 इंटू 10⁻16 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू सेकेंड इनवर्स। हाँ या ना। तो अब ये मेरे पास ले दे के आ गए 4 फॉर्मूले, और अब इन चारों फॉर्मूलों पे आप है ना काम करोगे अलग अलग क्वेश्चंस में। चल एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते जाओ, फटाफट फटाफट निपटाओ, फास्ट। ज़्यादा बेटर है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी है। तो बोर एटम ऑर्बिट दे रखा है आपको, है ना, और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली इतना, द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा शेल नंबर हो गया, सेकंड। तो आप ये देखो ना, ये न्यूक्लियस है, ये K है, और इसके बाद ये क्या है L है, ये 1 है, ये 2 है, हाँ है ना। तो अब बेटा अगर मैं निकालूं इसकी रेडियस, तो फर्स्ट की दे रखी, नहीं भी देके जाता था तो मुझे तो कोई फर्क पड़ना नहीं था। मैंने लिखा R इज इक्वल टू 0.5 ही लिख देता हूँ अब कैलकुलेशन के लिए, यानी कि 1/2 इंटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मतलब क्या हो गया बेटा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो लगभग मेरा आंसर किसके पास आना चाहिए 2 के पास, और ये सॉल्व हो गया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फास्ट फास्ट करते जाएंगे। इफ R1 is a radius of first orbit of hydrogen atom, then radii of second, third, fourth orbit in terms of this। तो बच्चों देखो, अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, वो लोग क्या करें, हर क्वेश्चन को रोकें, उधर सॉल्व खुद करें, फिर उसके बाद वीडियो पे प्रोसीड करोगे तभी सीख पाओगे, और उसके बाद फिर डीपीपी सॉल्व कर लिए। तो ये स्टेज करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न, वरना फिर सब निकल जाएगा हाथ से। हम लोग यहाँ पर थोड़े फास्ट जा रहे हैं क्योंकि हमारा स्टूडेंट बहुत फास्ट है इधर, ठीक है। तो इधर आते हैं, R1 इज अ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब क्या हो गया A0, जो कि R1 की वैल्यू दे रखी है, जो कि एक्चुअल में 0.529 है, राइट। तो देन द रेडियस ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो तुझे पता है फॉर्मूला क्या था 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड, क्योंकि वो हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 होगी, तो तुझे सीधे सीधे खेलना है क्या एन स्क्वायर। तो फर्स्ट के लिए तो R1 ही थी, लेकिन जब मैं सेकंड पे गया तो क्या आ जाएगा R1, है ना, जो भी था मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाई किसका बेटा 4, तो 4R1, थर्ड के लिए 9R1 और फोर्थ के लिए 16R1। क्या बात समझ आती है पूरी की पूरी, बहुत इजी और बहुत आसान, सिर्फ फॉर्मूले याद है तो काम सेट है। देखो, फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी 1, 2, 3 ऑर्बिट के लिए v1, v2 और v3 का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे गुरु, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, 2.1 into 10 to the power 6 z by n। मेनली तो जेड अपॉन एन ही रह जाएगा, जो वेरी करेगा वो तो सबके लिए, बाकी चीजें तो सेम ही होगी। फिर भी मैं लिख देता हूँ, है ना,
ये ले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2.1 इंटू 10⁻⁶, जेड की वैल्यू तो 1 नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन लाइक है, तो बेसिकली मतलब हाइड्रोजन ही है, और तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, या फिर जेड लिख ही दे, हाइड्रोजन लाइक है ना, और शेल नंबर क्या है 1 है। दूसरा रेशियो तीसरा रेशियो राइट V1 V2 V3। अब मेरे प्यारे दोस्त ये कट लेगा, जेड 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 कट लेगा, बोल रेशियो क्या आ रहा है 1/1 रेस टू 1/2 रेस टू 1/3 आ गया ना। अब कोई कहता है इसका भी सिंपलेस्ट बता दो, मतलब ऐसे ही कुछ नंबर चल रहे होते हैं इंटीजर वगैरह में, तो पता है क्या तरीका होता है ऐसे रेशियोज को सॉल्व करने का, आप है ना डिनोमिनेटर ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 6 है, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे 6 से, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता 6:3:2, ये हो जाता था सिंपलेस्ट रेशियो। ऐसा देखा जाता ये भी कर लेता, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मतलब मेन गेम क्या है पता है तुमको याद रखने का, वो एन जेड और ये सब कुछ करने का है, ये बताओ यार। ऑन द बेसिस ऑफ बोर मॉडल द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, 5 टाइम्स या 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, क्योंकि अब तो हम समझ गए आर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट की ये नोट है मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। अगर हाइड्रोजन बोल दो, बोर मॉडल बोल दो, तो वो तो हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, डायरेक्ट सीधे सीधे 9 टाइम्स हो जाएगा, एन की वैल्यू पड़ी तो शाबाश ये वाला। अब ये ऐसे ही मैं बताता जाता हूँ, है ना, एक सेकेंड रुको, कैलकुलेशन में लगेगा टाइम पर कंसेप्ट में कुछ भी टाइम नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज, तो यहाँ पे ना कैलकुलेट ही करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 18 में। तो मैं बोलूँगा R4 की वैल्यू जो है वो आएगी 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड, राइट। और क्योंकि मेरा 4 शेल है 4, यस, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, और सिंस मेरे पास बंदा कौन है बेटा हीलियम है, तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, और दूसरा जो R3 है दिस विल बी इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई, अगेन हीलियम के लिए ही बोल रहा है पर 3 है, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यस। तो मुझे क्या करना होगा, जब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो R4 माइनस R3 डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। वैसे कैलकुलेशन इज ऑल्सो मतलब नॉट दैट टफ, है ना, ईजी ये इसको 1/2 मान लेना तो थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, यस। चलो करूँ इसे सॉल्व, हाँ कर ले बहुत जल्दी हो जाएगी। ये देख ये 0.5 है, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो एक्चुअल में तेरे पास है ना 16/4 माइनस के 9/4 हो गया, तो 4 को ले ले एलसीएम, ठीक है वही है एलसीएम ही वही है, तो 16 - 9 हो गया, 16 - 9 हो गया 7/4 आ जाएगा अपने पास, राइट। तो उससे तेरे पास जो भी आंसर बैठ रहा होगा वो हो जाएगा। हाँ लेकिन ये एंगस्ट्रॉन है, तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻⁻10 भी आएगा। एक और क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, what atomic number of an element X would have to become so that fourth orbit of X would fit inside the first orbit of hydrogen atom। इसका कहने का मतलब ये है, ये लैंग्वेज ऐसी बना दी पर सेंटेंस बड़ा सिंपल है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट बोर का है उसकी रेडियस किसी एक्स एलिमेंट के फोर्थ ऑर्बिट के बराबर हुए, ऐसे टाइम पर उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। मैं जानता हूँ क्या हाइड्रोजन का तो यही है भाई 0.529 आएगा फर्स्ट ऑर्बिट का, यस वो n की वैल्यू 1। कोई और बंदा है उसका क्या आ गया 0.529, ये कोई x बंदा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है जो रेडियस इक्वल है फोर्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बेटे 4 का स्क्वायर, राइट। और मुझे नहीं पता कि इसके लिए जेड क्या है ना, ये मुझे तो n स्क्वायर अपॉन क्या होता है मेरे पास जेड, कट गया, जेड की वैल्यू कितनी आई
तो ये उस बंदे के लिए ऐसा होगा जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 16। समझ आ रही है कहानी? तो देखो बहुत मुश्किल तो है नहीं, एकदम इजी इजी से है सारे के सारे। जैसे ये भी देख लें, अब अपन इसको देखें कि यहाँ पे क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट। अरे तो ठीक है यार, थर्ड ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट है और एक ही बंदे का बोल रखा है लिथियम का। हमारे पास फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, 2.1 इंटू 10⁻⁶। बोलो इसके बाद Z/n। तो देखो दूसरे वाले का भी ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁶ Z/n। अब इनके लिए Z की वैल्यू तो सेम ही आ रही है, यस और नो, क्योंकि बंदा एक ही है ना। बोला लिथियम के लिए निकालो, एक का कौन सा ऑर्बिट नंबर कह रहा है थर्ड और एक का कौन सा कह रहा है फिफ्थ। ये आ गया थर्ड और ये आ गया क्या फिफ्थ। तो ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। एक तो आ रहा 1/3 और एक क्या आ रहा बेटा 1/5। मैंने बताया कि जब ऐसा हो तो या तो देख नॉर्मली डिवाइड कर सकता है 1/3 और 1/5, तो 5 ऊपर चला गया नीचे 3 आ गया। या फिर तू एलसीएम ले ले तो 15 आ रहा है, 15 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऊपर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा क्या 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 5/3। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इज r देन रेडियस ऑफ थर्ड विल बी। अब ये 50 बार हो गया क्वेश्चन। तो अगर अच्छा, लेकिन अब की बार सेकंड का दे रखा है, तो सेकंड का दे रखा है तो R2 की वैल्यू 0.529 होती है मल्टीप्लाइड बाई किसके लिए बेटा n²। तो सेकंड ऑर्बिट है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये जो 4 इंटू 0.529 है 4a0, इसकी वैल्यू को क्या कह रहा है ये आज R कह रहा है, यस। और मुझे थर्ड वाले की निकालनी है, तो थर्ड वाले के लिए R3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, अगेन 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बोल रहा है विच स्टेट ऑफ बेरिलियम हैज अ सेम ऑर्बिट रेडियस ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो काफी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। मैं बेरिलियम के लिए लिख दूंगा, करने की जरूरत है क्या अनुज, आ सकता है ना ये वाला क्वेश्चन, पक्का सबको ना भाई। यहां पे क्या किया मैंने, विच स्टेट ऑफ बेरिलियम हैज अ, मैंने लिख दिया R और बेरिलियम 0.529 मल्टीप्लाइड बाई उसकी स्टेट ही पूछ रहा है ना, तो ये n², राइट, अपॉन बेरिलियम के लिए Z क्या होता है 4 इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विच इज, कट जाएगा n की वैल्यू, समझ गए कि नहीं समझे। हाँ? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्बिट, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट करूंगा फ्रीक्वेंसी का, जो कि क्या था बताओ 2/3 16 इंटू, तो ठीक है। अब देख मुझे क्या पता चल गया, हाइड्रोजन एटम में Z की वैल्यू मालूम पड़ गई, N की वैल्यू मालूम पड़ गई, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही देखो, इफ द बोर मॉडल ऑफ यूनी माने एक इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज दिस, ये दे रखा है देख, ये N है शेल नंबर, तो शेल नंबर 1 शेल 1 और एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, राइट। इसका रेशियो किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, शेल नंबर 2 और एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। तो तू जानता है बेटा, बाकी सारी वैल्यू तो कटी जाती हैं। जैसे ये 1.5 इंटू 10⁻⁻16 था, इसके बाद क्या था बता, NQ अपॉन Z²/NQ। तो ये आ गया Z²/NQ। अब यहाँ पे Z की वैल्यू पुट करूंगा, N की वैल्यू पुट करूंगा, Z की वैल्यू पुट करूंगा, N की वैल्यू पुट करूंगा, रेशियो निकाल लूंगा, यस और नो। ये तो अपन ने कर ही दिया। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए तेरे को है ना a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। है इजी बहुत, ठीक है। थीम दूं क्या है, Rn+1 Rn-1, मतलब 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n+1 का होल स्क्वायर अपॉन Z है, राइट, माइनस 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n-1 का होल स्क्वायर अपॉन Z है।
विच इज 2 टाइम्स ऑफ 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड है, हाँ या ना? अब अगर आप बात करो हाँ जी, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, देख पता है ना, एन स्क्वायर प्लस वो 1 माइनस का साइन लगा रहा हूँ ना इसलिए, और प्लस 2n इज इक्वल टू एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर, राइट? तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 4n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, n से तो n कटा और n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के। सॉल्व, सिंपल मैथ्स। एक बार फॉर्मूला पता तो पूरा काम अपना सेटम सेट है। जैसे एक और आखिरी क्वेश्चन, फिर इसके बाद अपन एनर्जी की डीलिंग करेंगे। हाँ, एक्स और वाई दे रखा है, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड। क्या है फॉर्मूला अपना? हाँ, अरे तूने गड़बड़ करवाया था क्या अभी इधर? अरे ये टाइम पीरियड ही तो था। ठीक है, चल नेक्स्ट, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, फर्स्ट शेल के लिए एन की वैल्यू है ना, और दूसरे शेल के लिए कितना हो जाएगा एन क्यू? सॉल्व खत्म। तो अभी अपन ने क्या सीखा? रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, देख लिया, 4 फॉर्मूले हैं और उस पर कई सारे क्वेश्चंस किए, और इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अपने पास डीपीपी के अंदर पड़े हुए हैं जो अपन ने सॉल्व करना है। इसके बाद अब अपन लोग डील करेंगे किसको? एनर्जी की कैलकुलेशंस को। तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आएंगी और बस वही एक लास्ट पार्ट होता है अपना बोर एटॉमिक मॉडल का।